हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आई होप कल सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से होली मनाया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। एक तो इक्विवेलेंट सेट समझेंगे, सबसेट क्या होता है समझेंगे, और सुपर सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी पिछले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन गिवन है, तो आप वहां जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और हमेशा की तरह फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी लेक्चर लेने बैठो नोटबुक पेन लेके बैठना है, और जो जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो सारे नोट करते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलो। जो जो डाउट आ रहा है उसको अंडरलाइन करते हुए चलो, और आप ग्रुप पे या फिर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, एफबी ग्रुप पे भी, जहाँ पे आपको बुक वगैरह मिल सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इक्विवेलेंट सेट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी सेट का लेक्चर था, पिछला लेक्चर मतलब सेट्स का जब भी पिछला लेक्चर था, कि इक्वल सेट में दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये था, यानी कि वो एलिजिबल होना चाहिए। जब मैं बात कर रहा था एलिजिबल की, कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। जब किसी दो सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए, इट डजेंट मैटर कि वो एलिमेंट क्या है, हम उसे कहते हैं वो दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग द कार्डिनलिटी n and m, then a and b are said to be equivalent। जब a और b, जिसमें a की कार्डिनिटी कितनी है a, b की कार्डिनिटी m, अगर a सेट की कार्डिनिटी कितनी है n और b सेट की कार्डिनिटी कितनी है m, a और b को इक्विवेलेंट बोलेंगे इफ कब? जब n और m इक्वल हो जाए। दैट इज a और b की कार्डिनलिटी, और मैंने आपको बताया है कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। दैट मीन्स कि a और b दोनों सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम कहते हैं दोनों सेट आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे a सेट के पास 1 2 3 तीन एलिमेंट है, b सेट के पास a b c इसके पास भी तीन एलिमेंट है, मतलब दोनों ही सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है। दैट मीन्स ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है। इट डजेंट मैटर कि 1 2 3 है, a b c है, या फिर कोई भी एलिमेंट हो, 4 5 6 लिख दूँ, a, इसी के अंदर आप कुछ और भी नंबर लिख दूँ, √2 √3 √5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 3। तो हम क्या कहेंगे? वो सेट कैसा हो जाएगा? सभी सेट जिसके पास 3 एलिमेंट है वो सब आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। हेंस a एंड b आर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि a और b की कार्डिनलिटी कितनी है? तो a और b के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो कार्डिनलिटी है वो 3 है, इसके लिए a और b इक्विवेलेंट है। ऐसे आप बहुत सारे रियल एग्जाम्पल बना सकते हो जो अलग अलग सेट है, कहीं ना कहीं अपना अलग अलग उसका एप्लीकेशन है, अलग अलग सेट है, बट उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि वो आपस में इक्विवेलेंट है। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ के एक एलिमेंट के साथ अपने एक एलिमेंट के साथ में इक्विवेलेंट कर सकता हूँ, मतलब एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर कह सकते हैं एक 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बना सकता हूँ। सेट ऑफ वॉवेल्स इज अ इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ UN। अब ये देखो, वॉवेल्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करता हूँ तो उसके अंदर सेट ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। और सेट ऑफ परमानेंट मेंबर, आपको पता होगा UN, यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबर है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं परमानेंट मेंबर? तो 5 मेंबर है। कितने मेंबर है? 5। कौन कौन से उसमें? तो अमेरिका है, फ्रांस है, UK है, चाइना है और रसिया। तो ये 5 ऐसे कंट्री हैं जो हमारे UN के परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें इंडिया अभी वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में भी आ गया। ठीक है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? वॉवेल्स के पास भी 5 एलिमेंट है और उसके पास भी 5 एलिमेंट है, तो दोनों सेट आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब ये देखो, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं? विव गॉर, कितने? 7 कलर्स होते हैं।
तो अगर रेनबो के कलर्स का सेट बनाऊं और एक सेट बना रहा हूँ वीक में जितने भी डेज होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कितने हैं 7, तो देयरफॉर दोनों सेट आपस में कैसे हो जाएंगे, द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक और सेट ऑफ कलर्स ऑफ इन अ रेनबो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, ये सब आप देख सकते हो। क्या कह रहा है, रग्बी फुटबॉल में जितने मतलब प्लेयर्स होंगे और 1 से लेके 50 तक जितने प्राइम नंबर है ये भी इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 15 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, जो कि मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 1 से लेके 100 तक का जो प्राइम नंबर है वो मुझे बानी याद होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेंड किया है कि उनका जो प्राइम नंबर है उन्होंने 1 से लेके 100 तक, बट आपको ये याद होना चाहिए। सिर्फ आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपका प्रैक्टिस, ताकि आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी आपके सामने एक प्राइम नंबर आ रहा है तो आपको चेक कर सकते हो अरे कि वो प्राइम नंबर है, याद होना चाहिए। बाकी मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा, जैसे वैदिक मैथ्स के मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हैं। संडे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं संडे को एक वैदिक मैथ्स के लेक्चर में ही आपको प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज़ प्राइम, उसका एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम चेक करेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कब होगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट। अब आता है सबसेट। देखो हमने इक्वल सेट देखा, इक्वल में क्या होता है, ए और बी सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और वो भी सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो उससे बोलते हैं इक्वल सेट। इक्विवेलेंट कहता है कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। अब सबसेट क्या कहता है, सबसेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे, बट एक सेट का जो सारा एलिमेंट है वो उसके बड़े वाले सेट के अंदर होना चाहिए। जैसे एक सेट के पास 10 एलिमेंट है और एक सेट के पास 5 एलिमेंट है, ठीक है, 10 और 5, तो क्या 5 सेट वाला जो 5 एलिमेंट वाला जो सेट है क्या वो 10 वाले के अंदर है, पूरी तरीके से क्या कंटेन कर रहा है। जैसे मान लो एक सेट है, पूरा इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के अंदर मैं कोई महाराष्ट्र ले रहा हूँ। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन है, उसी के अंदर महाराष्ट्र आ रहा है और महाराष्ट्र के अंदर मैथ बना लेते हैं, ठीक है, सपोज ये अपना सपोज ऐसे कुछ है और यहाँ पे अपना यहाँ पे कुछ मुंबई होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र किसके अंदर आ रहा है, ये अपना पूरा महाराष्ट्र जो है ये इंडिया के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स जो पूरे पॉपुलेशन होंगे, टोटल पॉपुलेशन, और महाराष्ट्र के अंदर कुछ पॉपुलेशन है, अब ये जो पॉपुलेशन महाराष्ट्र के अंदर वो इनडायरेक्टली किसके अंदर आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है। तो देयरफॉर महाराष्ट्र जो है वो किसका सबसेट है, इंडिया का सबसेट है। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि जो भी मेंबर्स है वो सब किसके मेंबर्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडिया के मेंबर हो गए। जैसे हम लोग किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर, तो हम लोग डायरेक्टली किसके मेंबर हो गए, इंडिया के मेंबर हो गए। अगर कोई यूपी का मेंबर है तो यूपी के सारे मेंबर वो किसके मेंबर हो जाएंगे, इंडिया के मेंबर है। तो देयरफॉर जो यूपी है वो भी किसका सबसेट हो गया, इंडिया का सबसेट हो गया। तो सबसेट मतलब एक बड़े सेट का एक छोटा सा हिस्सा ले लो, एक सेट ले लो जो बड़े सेट का एक छोटा सा हिस्सा होगा और वो उसी के अंदर कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं सबसेट। अब देखो, अगर मैथमेटिकली मैं बोलूँ तो अ सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, कि ए सेट को बी सेट का सबसेट कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, सबसेट, कि ये जो ए है इस बी का सबसेट होना चाहता है। कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए के सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेंगे ए के पास, वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर चली जाए, इसके अंदर, मतलब ये पूरी तरीके से इसके अंदर चला जाए। ये जो पूरा सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर आ जाए, इस बड़े वाले सेट बी के अंदर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सबसेट। इफ अ सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एग्जाम्पल, जैसे एक सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, मान लो आपका स्कूल है, ठीक है, क्या आपके स्कूल है, ठीक है, इसमें डिफरेंट क्लास है। सपोज ये गैलरी है और ये डिफरेंट क्लास है। ये सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। अब ये फर्स्ट से लेके 8 स्टैंडर्ड तक है। अब कह रहा है कि मैं सारे स्टूडेंट का कलेक्शन ले लूँ और इस सेट को बोल दूँ एक्स, और एक सेट ले लेता हूँ
सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, और उसमें से एक क्लास उठा लेता हूँ, जैसे कि ये पूरे क्लास थे हमारे फर्स्ट से लेके 8 तक, और सपोज हमारा क्लास है 8 फॉर एग्जांपल, सपोज मान लो, वैसे तो 11th क्लास है बट मैं 1 से लेके 8 तक लिखा हूँ, या फिर चलो ठीक है इसको बोल देते हैं 5th 6th 7th 8th 9 10 11 और 12, तो ये वाला क्लास हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये पूरा कॉलेज है जिसमें 5th से लेके 12th तक के क्लास है। अब अगर इसमें से मैं 11th क्लास के स्टूडेंट उठाऊंगा तो वो मेरे पूरे स्कूल या कॉलेज के अंदर आ रहे हैं कि नहीं, तो देयरफॉर 11th क्लास बाय डिफ़ॉल्ट किसके अंदर आ रहा है, हमारे पूरे कॉलेज के अंदर आ रहा है। अगर ये स्कूल है तो पूरे स्कूल के अंदर आ रहा है, तो देयरफॉर वाई के जितने भी स्टूडेंट है वो सब किसके स्टूडेंट हैं, वो उस स्कूल के या उस कॉलेज के भी स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो देयरफॉर वी नोट दैट, यहाँ से क्या पता चलता है कि y के जितने भी एलिमेंट हैं वो x के भी है, तो वी से दैट कि y इज अ सबसेट ऑफ x। द फैक्ट y इज अ सबसेट, y इज अ सबसेट ऑफ x इज एक्सप्रेस इन अ सिंबल। इसे हम लोग लिखते कैसे हैं कि जो y है वो x का सबसेट है, ये नोटेशन है सबसेट का। स्टैंडर्ड बुक में जो नोटेशन होता है वो हमेशा इसी तरीके से होता है, बट तुम लोग के लोकल बुक में जो है वो इसे हम कहते हैं सबसेट। तो ये आपको डिफाइन किया होगा कि सबसेट का मीनिंग क्या होता है। जब भी आपको एग्ज़ाम दो तो वहाँ पे लिखा होता है नोटेशन, या तो अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक के डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, तो सिम्बॉल को लेके हमेशा क्लियर रहो। जब भी स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक रहेंगे तो इसे सबसेट कहते हैं, अगर लोकल बुक है तो इस तरीके से सबसेट कहा जाता है, ठीक है। तो इन अ सिंबल y इज अ सबसेट ऑफ x, ये जो सिंबल है ये किसके लिए कहा जाता है, सबसेट, या फिर वो उसके अंदर कंटेंड कर रहा है। मतलब ये कि ये एक बड़ा सा सेट है और छोटा वाला सेट इसका सबसेट है। मतलब अगर ये a है और ये b है, मैं कहूँगा कि b जो है ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, b जो है वो a के अंदर कंटेन कर रहा है। कंटेन कर रहा है यानी कि उसके अंदर शामिल हो जाना, मतलब वो उसके अंदर पूरी तरीके से बैठ जा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि सबसेट। तो सबसेट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन अदर वर्ड्स इफ a इज अ सबसेट ऑफ b व्हेनेवर a बिलोंग्स टू a देन a बिलोंग्स टू b। अब इसे हम मैथमेटिकली फॉर्म में और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि जब भी मैं ये कहता हूँ कि अगर a बिलोंग कर रहा है b को, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मैं ये कह सकता हूँ इफ़ देन। ये जब आप लॉजिक पढ़ोगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट a का एलिमेंट है देन वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, b का एलिमेंट। ये इफ़ देन कंपलसरी बता देता है कि अगर ये होगा तो ये होना ही चाहिए, कि अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है देन इट मस्ट बी बिलोंग्स टू b, तब हम कहेंगे कि a और b a b का सबसेट है। तो ये दूसरा कहने का तरीका है। इम्प्लाइज वगैरह ये सब लॉजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के अंदर इम्प्लाइज ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूज़ द सिंबल जिसका मतलब होता है इम्प्लाई कर रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए का है इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, इसका रिजल्ट बोलते हैं ना, इसका कॉन्सिक्वेंस, तो इम्प्लाई करता है कि वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। कब, जब ए और बी ए बी का सबसेट होगा। यूजिंग दिस सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज ए फॉलो। जो मैंने अभी कहा कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये कब होगा, जब भी कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाई करता है कि ए किसको बिलोंग करना चाहिए, बी। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं कि इफ़ ए अगर ए को बिलोंग कर रहा है देन लिखो या इम्प्लाई लिखो, तो ए किसको बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। वी रीड द अबो स्टेटमेंट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए को बी का सबसेट तब कहेंगे कि अगर कोई एलिमेंट ए का है तो वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट कि ए ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ए अगर बी का सबसेट नहीं है तो हम उसे इस तरीके से कट कर देते हैं। अगर आप ये सिंबल यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके से कट करना पड़ेगा, और अगर आप ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से इसको कट कर सकते हो कि वो बी का सबसेट नहीं है। एग्जाम्पल्स,
सेट ऑफ रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। आगे हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर के जितने भी सबसेट है। आपको पता है कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट था 10 तक। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ लोग ने पढ़ा भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है। बट 10 तक जब आप तक डिस्कस किए हो, अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स डिस्कस नहीं किया, तो हम लोग मान के चलेंगे कॉम्प्लेक्स हमको नहीं पता है। तो सबसे बड़ा सेट हमारे लिए क्या है? रियल नंबर। तो जो भी नंबर उठाऊंगा वो सब किसके अंदर होगा? किसके अंदर होगा? रियल नंबर के अंदर होगा। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। सेकेंड पॉइंट, एक काम को लिख देते हैं, अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, या फिर Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 के जितने भी डिवाइजर होंगे, और B द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। देखो 56 के सारे डिवाइजर और उसमें सिर्फ प्राइम डिवाइजर, ये सारे की बात कर रहा है, और ये उसमें से कुछ की बात कर रहा है कि सिर्फ प्राइम नंबर। तो क्लियरली एलिमेंट तो डिवाइजर से ही उठाने हैं, बट कैसे उठाने हैं? एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दे रहा है, प्राइम। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे डिवाइजर्स में से मुझे वही डिवाइजर उठाना है जो प्राइम है, बट डिवाइजर तो होने चाहिए। तो देयरफॉर क्लियरली यहीं से समझ में आ जा रहा है वर्डिंग से ही कि ये जो बी वाला सबसेट है ये किसका सबसेट हो जाएगा? ए का। अब अगर मैं इसको लिख दूं पूरा, तो 56 का जो ऑल डिवाइजर है, कितने डिवाइजर होंगे? 1 2 3 तो नहीं डिवाइड करेगा, 4 5 भी डिवाइड नहीं करेगा, 6 भी नहीं, 8 7 भी डिवाइड करेगा, 8 7 9 10। उसके बाद क्या आने वाला? डायरेक्ट 56, फिर आ जाएगा 14 आ गया। उसके बाद फिर आ जाएगा 28, और फिर आ जाएगा 56। ये सारे डिवाइजर हैं, और ये क्या कह रहा है? इसमें सिर्फ प्राइम डिवाइजर उठा लो। मतलब ये पूरा मेरा ए सेट हो गया, 56 के ये डिवाइजर्स हैं। अब इसमें से मैं सिर्फ प्राइम को उठा लूँ तो वो बी सेट हो जाएंगे, मतलब 2 7, यही दो एलिमेंट आएंगे। तो क्लियरली बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है, क्योंकि बी के पास सिर्फ 2 7 है, और वो किसके पास होना चाहिए? ए के पास। यानी कि जो एलिमेंट बी के पास है वो सब किसके पास होने चाहिए? ए के पास भी होने चाहिए। तो इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, ठीक है। ए के पास 1 3 5 है, बी के पास वो सारे ऑड नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। तो मैं बी एक सेट बना रहा हूँ, 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर, वो भी कैसे? ऑड। तो 1 3 5। अब ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से सुनो। बी ए का सबसेट कब होगा? जब इसके जितने भी एलिमेंट है वो सब इसके एलिमेंट होने चाहिए। देखो 1 इसके पास है, हाँ, 3 इसके पास है, हाँ, 5 इसके पास है, हाँ, मतलब बी ए का सबसेट हो गया। क्या ए बी का सबसेट हो सकता है? तो क्या करोगे आप? फिर से चेक करोगे। अब दूसरे साइड से 1 इसके पास है, हाँ, 3 इसके पास है, हाँ, 5 इसके पास है, हाँ। इसका मतलब ये हो गया कि ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, दोनों वे से हो रहा है। तो जब भी ये कंडीशन होगा ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल होंगे। तो आपको एक नोट आगे मैं लिख के दूंगा, ये भी लिखो मत, आगे मैंने नोट्स में करके लिखा है नोट्स में कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, हम ये कहते हैं ए और बी आपस में इक्वल है। अगर दो सेट इक्वल होंगे इसका मतलब दोनों सेट आपस में एक दूसरे क्या है? सबसेट है, तभी पॉसिबल है दो सेट इक्वल, अदरवाइज वो सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ए सेट के पास सारे वोवेल्स हैं, बी सेट के पास ये है। अब ध्यान से सुनो, मुझे चेक करना है कि क्या कोई एक दूसरे का सबसेट है। पहले चेक करते क्या ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, तो सबसेट तो वही होगा जिसके पास कम एलिमेंट होंगे। तो एक काम करते चेक कर लेते हैं। पहले तो ये चेक कर लो, सबसेट के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो ए सेट की कार्डिनलिटी है वो हमेशा बी सेट की कार्डिनलिटी से छोटा या बड़ा हो, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये इसका चेक करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन कि इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए। तो एक काम करो, ए को मैप कराओ तो यहाँ पे, बी, अब बी तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब इसके पास ऐसा एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है।
दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A बट देयर एग्जिस्ट B विच इज नॉट इन A, इसीलिए B A का सबसेट नहीं है, तो उसे कट कर देंगे। सबसेट होता तो ऐसे, नहीं है तो उसको कट कर दो। तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, ना ही A तो B का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट है। B A का सबसेट हो तो सकता है बट उसके पास इसके सारे एलिमेंट इसके पास है नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नोट्स आपको याद रखना। पहला नोट्स, अगर मान लो A और B दो सेट्स हैं, A B का सबसेट है लेकिन A B के इक्वल नहीं होता, तो हम कहते हैं A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट एंड B इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ A। ये कहने का मतलब ये है कि अगर A B का सबसेट है तो इसका डेफिनेशन क्या, पहले डेफिनेशन क्या बोला, डेफिनेशन ये बोल रहा था कि यहाँ के सारे एलिमेंट बस इसके पास होने चाहिए। तो जैसे मैं इक्वल वाला कॉन्सेप्ट ले रहा था कि एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3 और एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3, ये इसका सबसेट है। क्यों? 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि जो A है, अगर B A का सबसेट है तो A के पास कम से कम एक ऐसे एलिमेंट होंगे जो B के पास नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड B इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ A। तो जो B है बड़ा वाला सेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट, और जो छोटा वाला सेट है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। कब? जब A B का सबसेट तो है बट A और B आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मतलब जो बड़ा वाला सेट है कम से कम एक एलिमेंट उसके पास ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बड़े वाले सेट के पास कम से कम एक दो एलिमेंट तो एक्स्ट्रा, कम से कम एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, किससे, A वाले सेट से। तो B सेट की कार्डिनेटी हमेशा A सेट के कार्डिनेटी से ग्रेटर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जैसे देखो A B का सबसेट है, हाँ, बट आपको क्या चेक करना है कि एक तो ऐसा एलिमेंट हो जो इसके पास नहीं होना चाहिए। तो आपको मिल गया ना, B के पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो A के पास नहीं है, इसका मतलब A B के इक्वल नहीं है बट A B का सबसेट है, तो हम लोग इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब एक इसमें एक नोटेशन लिखा नहीं है बट आप लिख लो, दो तरीके से लिखो। अगर आप ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हो, लोकल बुक वाला, जब इसे आप सबसेट कहोगे तो आपका ये हो जाता है प्रॉपर सबसेट। ये इसलिए ऐसा बनाया गया है कि देखो ये इसका मतलब इक्वल समझ लो और ये नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं हो सकता। ये लोकल बुक का कहना है, लेकिन स्टैंडर्ड जो नोटेशन है वो सबसेट के लिए ये वाला है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन किसका है, सबसेट का, जबकि प्रॉपर सेट का डेफिनेशन इस तरीके से, इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। ये नोटेशन है लोकल बुक में सबसेट का, ये नोटेशन है लोकल बुक में प्रॉपर सबसेट का, और ये नोटेशन है लोकल बुक में कि सबसेट नहीं है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक ले रहे हो तो ये सबसेट का नोटेशन है, ये प्रॉपर सेट का नोटेशन है, और ये सबसेट नहीं है इसका नोटेशन है। तो नोटेशन आपका क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं रहेगा, मतलब ये कौन यूज़ करता है, लोकल बुक वाले प्रॉपर सेट के लिए, बट स्टैंडर्ड नोटेशन जो है प्रॉपर सेट का वो ये है, ये सबसेट का, और ये नॉट इज इक्वल टू, मतलब नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नोटेशन क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कोई भी दुनिया का कोई भी सेट ले लो, हमेशा उसके पास दो सबसेट होते हैं। एक तो एम्प्टी सेट, मैं दो नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है दोनों सेट सेम हो जाए। जैसे एम्प्टी सेट है उसके पास एक ही सबसेट है, लेकिन कहने का मतलब कि दो सबसेट होंगे बट वो दोनों सेम हो सकते हैं। पहला है एम्प्टी सेट, जिसे हम कहते हैं ट्रिवियल सेट। किसी भी सेट के पास एम्प्टी सेट होता है और वो खुद होता है, खुद वाले को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये जो प्रॉपर वर्ड है नाम वहीं से आया है कि अगर कोई इक्वल ना हो, सबसेट हो बट इक्वल ना हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर।
तो इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ट्रिवियल मतलब एम्प्टी सेट, इम्प्रॉपर मतलब खुद यही सेट। तो अगर आप कोई भी एक सेट ले रहे हो, उसके पास हमेशा दो सेट होंगे, एक तो एम्प्टी और एक खुद ए। लेकिन अगर ए ही एम्प्टी हो गया तो ये दोनों सेट क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो एम्प्टी सेट के पास एक ही सबसेट होता है, वो होता है एम्प्टी। बाकी आप कोई भी सिंगलटन सेट भी ले रहे हो तो उसके पास भी दो सेट होते हैं। अगर ये एक सिंगलटन सेट है तो एक तो एम्प्टी और एक सिंगलटन है। ये आगे हम लोग देखेंगे पावर सेट में, डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ मीनिंग समझते हैं। बाकी जितने सबसेट होते हैं उसे हम नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ए और बी अगर एक दूसरे के सबसेट है तो ए और बी इक्वल होंगे। अभी मैंने बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होंगे। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक सेट ले रहा हूँ ए, कितने एलिमेंट है, 1 3। एक सेट ले रहा हूँ बी, कितने एलिमेंट है, 1 5 9। एक सेट ले रहा हूँ जिसके पास एलिमेंट है 1 3 5 7 9। आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। इसका मतलब है सबसेट, इसका मतलब है नॉट अ सबसेट। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपको ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं। पहला, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब भी हमने नोट देखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर सेट का एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या ए बी का सबसेट है, चेक कर लो। ए के पास 1 है, इसके पास 1 है, हाँ। ए के पास 3 है, बी के पास 3 नहीं है। इसका मतलब ये कि ए बी का सबसेट नहीं है। अगर आपको रीज़न लिखना है तो आप लिख सकते हो 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डजंट बिलोंग्स टू बी। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मैं रीज़न बोल रहा हूँ, लिख लो, उसको नोट कर लो। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सिंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर का उल्टा, डॉट डॉट डॉट, सिंस 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या लिखोगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सिंस 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड, क्या ए के सी के बीच में रिलेशन क्या होगा, चेक कर लेते हैं। 1 है इसके पास, हाँ। 3 है इसके पास, हाँ। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ, क्या बी सी का सबसेट है, बी और यहाँ पे सी अगर सबसेट है, रुको अच्छे से लिख देता हूँ, ये बी है और ये सी है। बी के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, 9 इसके पास भी, इसके पास भी। इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है वो सी का सबसेट है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट था। ए बी का सबसेट नहीं था, इसका रीज़न ये है कि 3 ए को बिलोंग कर रहा है बट बी के पास कहीं भी 3 नहीं है। ए सी का सबसेट है क्योंकि ए के पास 1 3 है और वो सी के पास भी है। बी भी सी का सबसेट है क्योंकि इसके पास 1 5 9 है, तो इसके पास भी 1 5 9 है। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया। ठीक है, डेफिनेशन भी एनसीईआरटी का है क्योंकि एनसीईआरटी में जो नोटेशन होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। लोकल बुक में जो नोटेशन होंगे वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज और ऑथर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एनसीईआरटी है वही आपको, कोई भी अगर आप एंट्रेंस लेवल का पेपर दे रहे हो तो उसमें एनसीईआरटी का ही नोटेशन यूजुअली यूज़ किया जाता है सीबीएसई लेवल पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का है। या आप एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से जितना भी हमने किया है उसके बेसिस पे दे सकते हो। ठीक है, एक सेट है वोवेल्स का ए बी सी डी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है, नहीं। आपको रीज़न बताना है, जैसे मैंने आपको रीज़न बताया था अभी। कैसे लिखना है रीज़न, कि ए बी का सबसेट नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे ए बी का सबसेट इसके लिए नहीं है
एक तो आप डायरेक्टली कह दो कि ए सेट बी से छोटा है तो कभी सबसेट नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एलिमेंट ढूंढ के लाना होगा। क्या करना होगा आपको, यहाँ से एक एलिमेंट ऐसा दे दो जो इसके पास ना हो, कम से कम एक एलिमेंट। आप कहोगे देखो इसके पास ई जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। हमने कंडीशन क्या पढ़ा था कि इफ़ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ए बिलोंग कर रहा है ए को, बट ई बिलोंग कर रहा है ए को, बट ई डजंट बिलोंग्स टू बी। ये जो ए है ना, ई ये ए के पास है, बट यहाँ पे कहीं ई नहीं है, तो देयरफॉर ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आप क्या लिखोगे, ए अगर सबसेट है तो सबसेट, बट नहीं है इसके लिए इसको कट कर देंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया आपको। अब पूछ रहा है पलट के कि बी ए का सबसेट है, आप बोलोगे बी भी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बी जो है, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को, बट बी डजंट बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अब बी भी बोल सकते हो, इसके पास सी भी नहीं है तो सी भी बोल सकते हो, डी नहीं है डी भी, बट एक भी एलिमेंट मिल गया ना तो भी अपना काम बन जाता है, क्योंकि सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे तभी सबसेट हो। अगर इसको डिस्प्रूव करना है तो एक भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करेगा ना तो भी क्या हो जाएगा, वो डिस्प्रूव हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, ए बी सी अगर ये 3 सेट है, ए बिलोंग कर रहा है बी को एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू ए इज अ सबसेट ऑफ सी? ध्यान से समझो। पहली बात तो ये रॉन्ग है, इसको हटा दो, ऐसे कट कर दो इसको, और इसको लिखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बुक में भी थोड़ा रॉन्ग होता है, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे किसी का भी हो। कोई भी सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, कह रहा है ए बी का सबसेट है और यहाँ से कह रहा है बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? ये अपना क्वेश्चन है। डेफिनेशन पे आते हैं। अगर x ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेशन क्या था, x बिलोंग कर रहा है b को। मैं a कहाँ से उठा रहा हूँ, a से, और x उठा रहा हूँ a से और मिल कहाँ गया, b में। मतलब ये है कि मैं एक एलिमेंट था उठा रहा हूँ कहाँ से, इसको x से, और ये कहाँ चले गया, b में। अब एक बात बताओ, अगर ये b c के अंदर है तो अगर x b का है और b c का सबसेट है, इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ चले जाएगा, c में। मैं एलिमेंट कहाँ से ले रहा हूँ, a से, और ये चले कहाँ गया, c से। इसका मतलब ये था कि जो a है वो b के अंदर कंटेन कर रहा था, b c के अंदर कंटेन कर रहा था, कि एक x मैं बोल रहा हूँ कि ये a के अंदर है, बट a खुद b के अंदर है तो x b को बिलोंग करेगा, बट b c के अंदर है तो इसका मतलब x c को बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर मैं कोई x a से ले रहा हूँ तो वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, c के अंदर। तो अगर x a को बिलोंग कर रहा है, देन इफ x बिलोंग कर रहा है a को, देन x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये हो गया कि a जो है किसका सबसेट है, a जो है b का सबसेट है। ऐसे हम लोग बता रहे हैं कि b c का सबसेट है, एक एलिमेंट यहाँ से ले यहाँ चले गया और यहाँ से ले तो यहाँ चले गया। इसका मतलब ये जो a है वो c का सबसेट हो जाएगा। तो देयरफॉर ये करेक्ट है। इफ़ नॉट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रूफ हो रहा है। अगर नहीं हुआ होता तो एग्जाम्पल देते। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। अच्छा ओके ठीक है, ये इसमें ये सही है, ए बिलोंग्स टू बी। एक्चुअल में इसने प्रॉपर पावर सेट ले लिया है। तो एक काम करूँ, मैं ये आपको तब बताऊंगा जब पावर सेट बताऊंगा, ठीक है। अभी पावर सेट हुआ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ सबसेट देखा है। एक काम करो, जब हम लोग पावर सेट देखेंगे तो बताओ। अभी अगर मैं तुम लोग को बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, इसके लिए इस पॉइंट को भी स्किप करते हैं। एक्चुअल में समझा सकता हूँ मैं,
लेकिन यहाँ पे हम लोग जब पावर सेट बनाएंगे ना, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेट के सबसेट का एक सेट बनाते हैं। तो वहाँ पे सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो खुद एक सेट होते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ए बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए अगर एक कोई सेट है तो इसको मैं एक नए सेट के अंदर रख दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप छोड़ दो, बाकी अगर ए बी सबसेट है और ये कॉन्सेप्ट आप समझ, इसको आप रिप्लेस कर दो सी, और ये क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा जब हम लोग पावर सेट पढ़ेंगे, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है, ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं? रियल नंबर के सबसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो आपको ना रियल नंबर के बारे में सब पता होना चाहिए, क्योंकि 10 तक आपने ना सिर्फ नंबर सिस्टम पे काम किया। आपको पता होना चाहिए कि 10 तक आपका जो पूरा फोकस होता है ना स्कूल में, वो बिल्ड मतलब पूरा जो उनका फोकस रहता है कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपका नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर तक पूरी चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह सब आपको 10 तक बता दी गई है। जब हम बात करते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं? सबसे छोटा सेट जिसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर, वो होता है नेचुरल नंबर। अगर मैं रियल लाइन पर ड्रॉ करूं, देखो रियल लाइन आपको पता होगा, तो मैं डायरेक्ट रियल लाइन लेके चल रहा हूं। ये ओरिजिन है, यहाँ पे सारे निगेटिव एलिमेंट है और यहाँ पे सारे पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स बोले या नेचुरल नंबर बोले। ये नेचुरल नंबर हो गए। किसका सबसेट है? क्योंकि मैं एलिमेंट तो रियल लाइन से उठा रहा हूँ ना, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। देखो यही रियल लाइन है, सारे एलिमेंट इसी रियल लाइन से उठाऊंगा मैं, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं आता सारे नंबर मुझे यहीं मिल जाएंगे, सारे नंबर मुझे इसी रियल लाइन पे मिल जाएंगे। और ये ऐसे एंड नहीं होगा, ऐसे चलते जाएगा। नेचुरल नंबर देखो, ये 1 2 3 है, 1 2 3 से लेके नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करता हूँ तो ये 0 1 2 3 और 1 2। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये जितने भी नंबर है इसके बीच में बहुत सारे नंबर इस फॉर्म के होंगे, p/q, जिसे बचपन में आपने कैसे पढ़ा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को इरेशनल बोलते हैं। जबकि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब होता है 2.3, या फिर रिकरिंग हो जाए, इसका मतलब होता है ये, यानी कि 2.333333 से चलते जा रहा है, तो रिकरिंग और टर्मिनेटिंग को कहते हैं रैशनल, और जो ये नहीं होता उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इसी रियल लाइन पे रैशनल भी है, इसी रियल लाइन पे इरेशनल भी है। हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल, इसे कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। मैं आपको बहुत बार रिपीट करा चुका हूँ, हमेशा याद रखना। रियल नंबर में किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे। इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसके बीच में कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे। क्यों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको छोड़ के, ये सब आगे हम लोग सेट में पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप ये यूज़ कर दो इसके लिए, इरेशनल के लिए, लेकिन बाद में हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, बाद में हम लोग यही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब सबसेट है। क्यू सारे नंबर्स होते हैं जो इसके फॉर्म में होते हैं, बट कंडीशन याद रखना कि क्यू डेंजर जोन से हमेशा बच के रहना। डेंजर जोन कौन से आते हैं कि कभी भी अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉन जीरो। पी और क्यू इंटीजर्स होता है और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता। इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, किस टाइप के? सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, या फिर इन जनरल p/q फॉर्म के जितने भी नंबर्स होते हैं। और जिसे मैं इस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूँ उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जिसे डिनोट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, इरेशनल नंबर को टी से डिनोट किया है, किसने? एनसीईआरटी ने। टी वो नंबर है, रियल नंबर। देखो अब वो सीधे सीधे कह रहा है वो रियल नंबर। अब आपको सेट में ना सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आना चाहिए। ये कैसे कह रहा है
टी इरेशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया है कि वो नंबर जो रियल नंबर है बट क्या नहीं है, किसको नहीं बिलोंग कर रहा है, रैशनल को नहीं बिलोंग कर रहा है। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, सपोज ये सारे एलिमेंट क्या हैं, रैशनल है, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, इरेशनल। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके बीच में फिर दो पार्ट करूँगा तो इनफाइनाइट, रैशनल, इरेशनल, फिर दो पार्ट में करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ। 0 और 1 कितना छोटा इंटरवल है, इसके बीच में दो वैल्यू बना सकते हैं। कैसे, इसका मिड पॉइंट ले लो 1/2, फिर इसका मिड पॉइंट ले लो, कितने आ जाएंगे 1/4, इसका मिड पॉइंट ले लो, कितने आ जाएंगे 3/4। ऐसे फिर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ऐसे मैं इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करते जाऊँगा तो कितने पॉइंट मिल जाएंगे, 0 1 के बीच में इनफाइनाइट है, ऐसे इसके बीच में भी इनफाइनाइट, ऐसे इसके बीच में भी इनफाइनाइट। मैं इसको और छोटा 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 करते जाऊँगा और हर दो पॉइंट के बीच में मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलते जाएंगे। ठीक है, सारे रियल नंबर जो रैशनल नहीं होते उसको इरेशनल कहते हैं। मेंबर ऑफ टी इंक्लूड, सारे रूट वाले वैल्यू आ जाते हैं, सारे पाई वाले वैल्यू आ जाते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे, ई आपको पता होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं पता है तो आगे डिस्कस करेंगे। पाई ये आपको पता है बचपन से, एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस निकालते हैं तो 2πr, वहाँ भी यूज़ होता है। आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे लॉग, यहाँ पे log 2, log 3, ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ सबसेट का नोटेशन इस तरीके से होता है कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर क्यू का सबसेट है, क्यू रियल नंबर का सबसेट है, और टी भी किसका सबसेट है, रियल नंबर का। लेकिन एन जो है वो टी का सबसेट नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसा बनाऊँ, पार्टीशन कर दूँ, तो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर खाली पेज होगा तो वहाँ पे देखते हैं। पूरे रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये अगर रियल नंबर है, एक वो जो रैशनल है और एक वो जो रैशनल नहीं है, टी और ये क्यू। अब रैशनल के अंदर क्या आ जाता है, रैशनल के अंदर ये अगर आप चाहो तो बना सकते हो, ये पूरा रियल नंबर है, ये रैशनल है और ये इरेशनल है। टी को इरेशनल से डिनोट किया एनसीईआरटी ने, और ये क्यू है। अब ये रैशनल के अंदर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर जिसमें निगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, ये हो जाता है डब्लू होल नंबर, और डब्लू के अंदर आ जाता है हमारा नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल, ये डब्लू, ये इंटीजर्स, और ये क्यू, और ये पूरा रियल नंबर। तो कैसे आप बताओगे, ये नेचुरल नंबर डब्लू का सबसेट है, डब्लू जेड का सबसेट है, जेड क्यू का सबसेट है, और क्यू रियल नंबर का सबसेट है, और टी भी रियल नंबर का सबसेट है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ना नेचुरल नंबर का टी के साथ कनेक्शन है, ना इंटीजर का है, ना डब्लू का है। ये सबका आपस में कनेक्शन है, बट इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, बट सबका कनेक्शन किसके साथ है, रियल नंबर के साथ। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। बाकी जो डायग्राम वगैरह है, हम लोग जब वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे तब ये डायग्राम से भी देख लेंगे कि कैसे हम डायग्राम से बताते हैं कि सबसेट वगैरह क्या होता है। ठीक है, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट उसका जो मीनिंग है मैं आपको वेन डायग्राम में बताऊँगा। अब ये एक एग्जाम्पल है कि x वो सारे प्राइम नंबर जो लेस देन 5, ठीक है। तो लेस देन 5 से कम प्राइम नंबर कौन से आते हैं, 5 नहीं, 5 से कम। तो एक तो 2 है और एक तो 3 है। सेकेंड कह रहा है इवन प्राइम नंबर। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इवन प्राइम नंबर एक ही है और वो है 2। बी तो क्लियरली ए का सबसेट हो गया, क्यों, क्योंकि 2 बिलोंग कर रहा है ए को। लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि 3 बी को नहीं बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो, ये लोकल बुक का है, इसके लिए सबसेट के लिए सिंबल कौन सा यूज़ किया है, ए। तो आपको दोनों ही सिंबल मिलेंगे, ये लोकल बुक में इस तरीके से और स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, प्रॉपर सबसेट के लिए इसने ये सिंबल यूज़ किया है, और स्टैंडर्ड बुक में कैसे यूज़ करेंगे, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है स्टैंडर्ड बुक के।
तो वी से दैट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसलिए मैं आपको नोटेशन बता दिया, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट नोटेशन मिलेंगे, इसलिए आपको पहले चेक कर लेना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मीनिंग वही है, सिर्फ नोटेशन में डिफरेंट होगा। तो आपको पहले उस बुक में, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, आप पहले देख लो कि वहाँ पे डिफाइन किस लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं। ए के पास 1 2 3 4 5 है, बी के पास 2 3 4 5। अब चेक करना है कि ए बी का सबसेट है। तो देखो 1, एक एक एलिमेंट चेक करते हैं। 1 इसको बिलोंग कर रहा है बट इसको बिलोंग कर रहा नहीं, तो देयरफॉर ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे कैसे कट कर रहा है, यहाँ ऐसे कट कर रहा है, हम कैसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 ए को बिलोंग कर रहा है बट 1 बी को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और लोकल बुक के हिसाब से ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या बी ए का सबसेट है? बी के पास 5 है बट ए के पास नहीं है। बाकी तो सारे एलिमेंट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो देयरफॉर बी इज़ हमारे लिए ऐसा, और इस लोकल बुक में इस तरीके से बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और अपना एनसीईआरटी का बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब बाकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड भी ये सिंबल को फॉलो करता है, ठीक है। ए सेट है, ए ई आई ओ यू, और बी सेट है। अगर आप ध्यान से देखो दोनों एक ही सेट है। ए इसके पास भी है, ई इसके पास भी है, आई इसके पास भी है, ओ इसके पास भी, यू इसके पास है। दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट इसके पास है वही एलिमेंट इसके पास है, जो एलिमेंट इसके पास है वही एलिमेंट इसके पास है। तो देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे लिखोगे। अगर अपने लोकल बुक के हिसाब से लिखोगे तो लोकल बुक के हिसाब से ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो नोट क्या लिख के दिया था मैं कि ए और बी आपस दोनों में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही सेट आपस में इक्वल हो गए, तो ए और बी इक्वल है। और कह रहा है कि क्या दोनों एक दूसरे के सबसेट है, हाँ। तो ए और बी और नहीं आएगा, ये तीसरा वाला केस आएगा। कह रहा है कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है या बोथ, तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोग ने 2 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट क्या होता है। तो किसी भी 2 सेट को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सबसेट कब कहते हैं? एक छोटा सेट किसी बड़े सेट का सबसेट तब होगा जब वो बड़े सेट में से लिया गया हो। इसका मतलब छोटे सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसके पास होंगे? बड़े वाले सेट के पास होने चाहिए। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट छोटे सेट के पास है जो बड़े वाले के पास नहीं है, इसका मतलब वो सेट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। बाकी बड़े सेट को तो चेक ही नहीं करना। तो बड़े सेट को क्या बोलेंगे? बड़े सेट को हम कहते हैं सुपर सेट। अगर ए बी का सबसेट है या फिर ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मैंने क्या बताया था? प्रॉपर सेट में बड़े वाले से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। तो बड़े वाले सेट को क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखे हमने बहुत सारे, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। उससे रिलेटेड हमने नोट्स देखे थे। पहला नोट क्या था कि एम्प्टी सेट और सेट खुद हमेशा हर सेट का सबसेट होता है। कि जैसे कि मैं कोई भी ए सेट ले लूँ, उसके पास हमेशा 2 सेट होंगे, एम्प्टी सेट और वो खुद। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद का सबसेट होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था? बस इतने ही पॉइंट देखे थे। और एक पॉइंट देखा था कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, इसका मतलब ए और बी आपस में दोनों इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमवर्क को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है? जो भी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और भी बाकी सब बुक से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनियन वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम ये होमवर्क है, आप होमवर्क ले लो पहले स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ सिंबल देना है कि सबसेट है या नहीं।
इसमें आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि जिसमें सब, ये देखो ये सबसेट नहीं है बता रहा है और ये सबसेट है, तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसमें आपको क्या करना है कि ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों, इसका रीज़न भी बताना है। मैंने आपको रीज़न में ही बताया था कि कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको खुद बताऊंगा। सॉल्व करो, ट्राई करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी सॉल्व करके दूंगा। ये दूसरे बुक का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंबल यूज़ करना है इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये थे आज के होमवर्क। आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट करके सबसेट और इक्विवेलेंट सेट के। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ही मैंने आपको बहुत दिए हैं, जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।